इसलिए प्रदीप जी आपसे ये कही कि ये एक बड़ा इनिशिएटिव है नीतीश जी की तरफ से, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी के पास जो एक टू हाउ टू मैनेज ऑपोजिशन और कोलिएशन को कैसे मैनेज करना है, इसमें उनको एक ठीक से मतलब समझ में आता है, वो इस चीज को कर लेते हैं। तो प्रदीप जी, पहला आपका ये कि कल ये जो कुछ भी हुआ है, अभी तक जो बातें हो रही थी, लेकिन ये कुछ कॉन्क्रीट हुआ है, क्योंकि फिर केजरीवाल साहब के यहाँ भी गए हैं, केजरीवाल साहब को पता है कि सुबह कांग्रेस से मिल के आ रहे हैं, ये बात हुई है, और उन्होंने भी पॉजिटिवली इस बात को बोला है। प्रदीप जी। देखिए आनंद जी, धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम। बात शुरू करने से पहले क्योंकि मैंने तकरीबन 25-26 है, तो इसलिए मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपने कलर पहना है आज अपनी बास्केट का, वो टेलीविजन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कलर्स है। टेलीविजन में देखने वाले की आंखों को बहुत सुकून देता है, इसलिए आपको बहुत मुबारक हो, पहली बात। दूसरी बात, तो मुझे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, जितनी बात पुरानी आपने बताई उस वक्त तो मैं पत्रकारिता में नहीं आया था, उसके 2 साल बाद आया। लेकिन जो अभी मुझे लग रहा है, जो जिस तरह से नीतीश पे कल कांग्रेस ने भरोसा दिखाया है, मुझे कहीं ना कहीं 2 चीजें नजर आ रही। एक तो देखिए, कांग्रेस, अगर आप पिछले 20-25 साल में कांग्रेस को देखिए, तो एक टाइम पे वो जो रोल हरकिशन सिंह सुरजीत निभाते थे और कांग्रेस उन पर डिपेंडेंट रहती थी, उसके बाद वो रोल पे आए शरद पवार। लेकिन शरद पवार ने अभी हाल ही में जो जिस तरह से पलटी मारी, जिस तरह से कांग्रेस को जो है वो थोड़ा सा शर्मिंदगी वाली स्थिति में लाए, तो मुझे लगता है कि जो कल नीतीश के साथ बैठक हुई है, कहीं ना कहीं संदेश शरद पवार तक पहुंचाने की भी कोशिश थी कि देखिए, अब उस रोल में नीतीश कुमार पे भी हम भरोसा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को शायद कांग्रेस उसी रोल में देखना चाह रही, जो अभी तक शरद पवार के पे जिस चीज को लेकर डिपेंडेंट रहती थी। इसलिए मुझे लगता है नीतीश कुमार के लिए ये बहुत अहम हो जाता है कि कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का उन पर भरोसा जताया, और साथ में आपने जैसे कहा कि चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्टैलिन हो, या फिर इवन केसीआर भी हो, नीतीश एक ऐसे नेता हैं जो सबको एक साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है ऑपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, नीतीश कुमार अकेले ऐसे नेता हैं जो शाह मोदी की पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। 2 बार उनसे उन्होंने जो है मात दी है नीतीश कुमार ने, इन दोनों की राजनीति को, तो सबसे बेहतर उनकी काट जो है नीतीश कुमार जानते हैं, इसलिए भी नीतीश कुमार का रोल बहुत अहम हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि नीतीश कुमार कल जिस तरह से, क्योंकि हम जब टेलीविजन में बात करते थे, डॉक्टर साहब को ये कहा जाता था कि कई बार तस्वीरें लफ्जों से ज्यादा बोलती हैं, तो कल एक तस्वीर जब बाहर आते हैं और जिस तरह से राहुल गांधी तेजस्वी को बीच में लाते हैं फोटो खिंचाते वक्त, और जब नीतीश बैठते वक्त राहुल गांधी को सेंटर में आने की कहते हैं, वो अपने आप में बहुत सारे मैसेजेस दे गया कि देखिए, एक तो कांग्रेस ने उस तस्वीर के जरिए, उन वीडियो के जरिए संदेश दिया कि कांग्रेस अब फ्लेक्सिबल है। कांग्रेस अब पहले वाली उसमें नहीं कि लीड तो कांग्रेस ही करेगी, बाकियों को हमारे साथ चलना होगा। कांग्रेस अब फ्लेक्सिबल हो गई है, कांग्रेस तैयार है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल उसके किसी भी रोल में निभाने के लिए। तीसरी बात जो मुझे आज पता लगी, तो मैं भी बीजेपी के कुछ लोगों से थोड़ा सा इनपुट मिला कि बीजेपी में दरअसल थोड़ी सी खलबली ये मच गई है कि एक्चुअल में उन्हें लग रहा था कि राहुल गांधी पहले प्लान ए पे जाएंगे, फिर प्लान बी पे जाएंगे, फिर प्लान सी पे जाएंगे। राहुल गांधी का प्लान ये, उनको ये लग रहा था कि ये है कि सबसे पहले तो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन और जो सजा हुई है उसको तुरंत जो है कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उन्होंने वो डिले किया, लंबा टाइम लिया, तो उन्हें लगा चलो प्लान बी में है कि चलिए अब सीधा 2024 में टक्कर लेंगे, तब तक हम जो है वो बाहर रहेंगे संसद से। लेकिन राहुल गांधी का वायनाड में जाना, प्रियंका गांधी को साथ ले जाना, उसको लेके ज्यादा परेशानी हो गई कि ये तो सीधे प्लान सी पे आ गए कि कहीं राहुल गांधी ये चीज के लिए भी तैयार हो गए कि 8 साल अगर मैं नहीं भी हूँ, पॉलिटिक्स से बाहर हूँ, तो प्रियंका गांधी वायनाड से मेरी रिप्रेजेंटेटिव है, और उस मोड़ पे आ गए उसको लेके। और उसके बाद फिर अचानक से नीतीश कुमार के साथ और तेजस्वी के साथ बैठक होना, इसको लेके बहुत ज्यादा जो है बीजेपी के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, सही में बताऊं, बीजेपी ने भी। और इधर महाराष्ट्र में अलग बीजेपी ने ताल छेड़ रखा है अजित पवार के साथ, उधर एकनाथ शिंदे जो वो घबरा, जो आदित्य ठाकरे की आज स्टेटमेंट है कि एकनाथ शिंदे आके धाड़े मार के रोए थे मातोश्री में जाने से पहले, तो आप उसको भी देखिए, उस आदित्य ठाकरे की स्टेटमेंट की टाइमिंग देखिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं फिलर वहां ये जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की तरफ से फिलर आए हैं कि वो वापसी हो सकती है उनकी शिवसेना पुराने उद्धव ठाकरे के पास, क्या इस एंगल से भी देखा जा सकता है। इसलिए बीजेपी की प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि बीजेपी ने कई फ्रंट एक साथ खोल दिए हैं।
अब इतने फ्रंट में मैनेज नहीं कर पा रही, और इस बीच में कर्नाटक के चुनाव भी है, उधर अलग फ्रंट खुला, उधर हिमाचल जैसी स्थिति है। तो वो कहते हैं ना कि जब आदमी इतनी कई नाव पे सवारी करता है तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है वो सबको मालूम है। बीजेपी की स्थिति वो आ गई, इसलिए नीतीश कुमार ये मानते हैं कि हाँ, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। नीतीश कुमार, किसी ने कहा था मुझे कि नीतीश कुमार ने ये भी जानते हैं कि देखिए जब डेस्परेशन होती है ना, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को इतनी बखूबी जानते हैं, वो जानते हैं कि जब डेस्परेशन में आदमी कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और नीतीश कुमार को ये पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए मोदी शाह की जोड़ी कोई ना कोई गलती जरूर करेगी, और नीतीश कुमार उस गलती का इंतजार कर रहे हैं। उस गलती करने से पहले ही नीतीश कुमार विपक्षी लामबंदी करना चाहते हैं, ताकि जैसी वहां से गलती हो वो उसका फायदा उठा सके, उसका जवाब दे सके। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बहुत अहम हो जाते हैं, जो विपक्षी धुरी जो जो बनने की कोशिश की रही, तो उसके सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स जो है विपक्ष की, वो अब नीतीश कुमार आ गए हैं। कांग्रेस ने भी उन्हें खुद खड़ा कर दिया, और बाकी भी उन्हीं के अब चारों तरफ विपक्षी एकता 2024 की आपको दिखेगी। प्रदीप जी, आपसे एक चीज जरा समझ लूं, मैं दो प्रश्न हैं। एक तो यह है कि जो शरद पवार साहब को अभी तक हम सब लोग मानते थे कि विपक्षी एकता की धुरी वो थे, और उन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को स्टीयर किया और एक सरकार को चलाया, और अभी भी उसको जोड़ के रखा। लेकिन पिछले दिनों ने उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उससे मुझे लगता है कि उनका पॉलिटिकल नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा। और खास करके एनडीटीवी में जाके जिस तरह से वो दिए, और उसको अब फिर वो वापस चेंज कर लिए हैं, तो एक तो उनका कद छोटा हो गया है। दूसरा, मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि एक चीज और है जो अननोटिस जा रही है। अगर आपको याद हो तो एक समय यह था कि केजरीवाल साहब जाके कर्नाटक में इलेक्शन बहुत कस के लड़ने वाले हैं, मतलब आम आदमी पार्टी, वो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि वो शायद बैकडोर जो भी पॉलिटिक्स होती है वो अपनी तरफ से चल रही है। ओवैसी साहब भी उतने आक्रामक रूप से अभी कर्नाटक में इलेक्शन लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन सबका इंपैक्ट भी क्या पड़ रहा है, क्योंकि कर्नाटक इलेक्शन अगर बीजेपी हार जाती है और कांग्रेस ठीक से जीत जाती है, तो वो आने वाले समय में इन सब चीजों का एक दूसरे से रिलेशनशिप है। प्रदीप चौहान साहब। देखिए आनंद जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो मैं आपको अभी एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, शरद पवार ने जो किया वो स्थिति वैसी थी जैसे परिवार का बुजुर्ग परिवार बचाने के लिए जो करता है ना, वो स्थिति में थे। वो शरद पवार, वो वाले शरद पवार को नहीं दिखे इसमें। दूसरी बात ये भी तय है कि कर्नाटक के चुनाव निपटते निपटते या कर्नाटक चुनाव निपटने के बाद दो चीजों में से एक चीज होना पक्का है, या तो एमबीए टूटेगा या फिर एनसीपी टूटेगी। ये भी पक्की बात है, दोनों में से एक चीज होगा, ये भी तय है। वो कर्नाटक के चुनाव के आसपास या उसके बाद हो सकता है। तो इसलिए शरद पवार ने उस टूट को टालने के लिए अभी जो कुछ किया, वो जो कर सकते थे उन्होंने वो किया, क्योंकि अब उम्र भी उनके साथ नहीं है। और अजित पवार, आपको मालूम है, कब से लेकर पार्टी टेक ओवर करने के उसमें है वो, क्योंकि उन्हें ये डाउट है कि जो सुप्रिया सुले की तरफ से उन्हें एक ऑपोजिशन तो मिलेगा। अभी शायद क्योंकि स्थिति पार्टी में अगर विधायकों की स्थिति में देखें तो अजित पवार ज्यादा सॉलिड स्थिति में नजर आते हैं। दूसरी बात रही केजरीवाल की बात। देखिए केजरीवाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पैनलिस्ट ने भी कही बात, मुझे उसमें यही है कि जो ऑपोजिशन यूनिटी की जब आप बात करते हैं, जब कांग्रेस को साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा डाउट केजरीवाल पे ही है, आम आदमी पार्टी को लेकर ही है। क्योंकि कांग्रेस, अगर केजरीवाल और कांग्रेस दोनों साथ चलते हैं तो इसका सीधा असर पंजाब पे पड़ता है। पंजाब में अगर ये दोनों साथ हो गए तो जो ऑलमोस्ट खत्म, मतलब अभी बहुत नीचे जमीन पे गिरी हुई पार्टी अकाली दल, उसको रिवाइव करने का मौका मिल जाएगा। वो रिवाइव हो जाएगी, साथ में शहरी इलाकों में बीजेपी रिवाइव हो जाएगी। क्योंकि असल फाइट तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही। अभी देखिए जलंधर का उपचुनाव होना है कर्नाटक के साथ ही, वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आमना सामना है। कांग्रेस ने जो वो सिटिंग एमपी जिनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, उन्हीं की पत्नी को टिकट दिया है। और जबकि आम आदमी पार्टी ने ऐसे नेता को टिकट दिया जो 4 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, एक्सएमएल उन्हें खड़ा किया है लोकसभा के लिए। तो वहां लड़ाई यही है कि वहां, इसलिए मुझे थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को जाने का और थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि लोकल यूनिट बिल्कुल तैयार नहीं इस चीज के लिए कि आम आदमी पार्टी के साथ जाया जाए, क्योंकि फिर पंजाब में बहुत मुश्किल हो जाएगा सत्ताधारी सरकार के खिलाफ लड़ना कांग्रेस के लिए। तीसरी चीज मैं इसमें ये कहूंगा कि देखिए, जब हम विपक्षी एकता की बात करते हैं तो ये भी हमें मान के चलना पड़ेगा कि जब विपक्षी एकता की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर कांग्रेस पे रहेगा।
24 में क्या रिजल्ट आता है, कैसा आता है, इस पे सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो कांग्रेस पर रहेगा, क्योंकि असम से लेके असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, कितने आप राज्य ले लिए जहां कांग्रेस का मुकाबला सीधा है बीजेपी से। अब नीतीश हो, तो ममता हो, केजरीवाल हो, इनके एक एक पॉकेट में, एक एक राज्य में इनको मुकाबला करना है। अगर कांग्रेस ने कहीं परफॉर्म इन राज्यों में ठीक से नहीं कर पाई तो सारा ठीकरा जो है कांग्रेस के सिर फोड़ा जाएगा कि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए विपक्ष जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेशर तो कांग्रेस पे है अभी। तो ये बात शायद नीतीश कुमार समझते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार को सेंटर ऑफ द स्टेज लाया गया। शरद पवार, जैसा मैं बताया कि वो अपनी जरा पार्टी के राजनीति में ज्यादा हो गए, पार्टी को बचाने में ज्यादा बिजी हो गए हैं, तो इसलिए ऐसा चेहरा चाहिए था नीतीश जैसा। उनका जातिगत समीकरण आप लोगों ने बहुत अच्छी बखूबी तरह से समझा दिया कि किस तरह से जातिगत समीकरण नीतीश कुमार कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोफेसर रविकांत ने एक आइडिया दिया ना, ये आइडिया मुझे लगता है इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना चाहिए कि अगर खड़गे को अमेठी से लड़ाया जाए तो सोचिए, राहुल गांधी, मैंने पहले कहा जैसे कि वायनाड अगर प्रियंका गांधी को लेकर जा रहे हैं तो संदेश साफ है कि अगर राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी वहां, तो अमेठी सीट खाली पड़ जाती है, अमेठी से किसको लड़ाए। तो अमेठी में अगर, सही बोला प्रोफेसर साहब ने कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से खड़े जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर जीत भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो स्टेचर उनका बन चुका है, क्योंकि वो सीधा प्रहार करते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, उधर से जवाब देने लायक नहीं होते, जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास कुछ उतना नहीं है मटेरियल खड़गे पर हमला बोलने के लिए जितना गांधी परिवार पे है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अमेठी वाला आइडिया बिल्कुल सही है। और अगर कहीं ये तरीका चल गया तो एक भी अगर वो सीट निकल गई, खड़गे साहब निकाल गए, स्मृति ईरानी हार जाती है वहां से, तो उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है और खड़गे साहब का खड़े होना ही वहां पर एक्चुअल में कैडर को खड़ा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।